नमस्कार दोस्तों, मैं शोभना सीआरबी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो सेशन चल रहा है जिसमें हम जो पुराने पेपर्स हैं उनका सॉल्यूशन करवा रहे हैं, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हमने जो पिछली वीडियो में हमारा आरपीएससी सेकेंड ग्रेड का संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट का ग्रुप बी का जो पेपर है वो किया था, उसके 50 सवाल हम पूरे कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम बाकी के बचे 50 सवाल करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारे 51वें प्रश्न के साथ। भारत सरकार के द्वारा अक्टूबर 2021 में अधिसूचित 7 पीएम मित्र पार्क का संबंध है। हमारी ऑप्शन है पर्यावरण सहायक कृषि के विकास से, सूचना तकनीक क्षेत्र के चहुमुखी विकास से, सेवा क्षेत्र के निर्यातों के विकास से और वस्त्र उद्योगों के विकास से। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है वो है चौथा ऑप्शन, वस्त्र उद्योगों के विकास से। बात करें पीएम मित्र की, तो इसका पूर्ण रूप मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपीयरल पार्क है। इसका उद्देश्य जो है वो भारत को वस्त्र यानी कि टेक्सटाइल क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। यह योजना 5F विजन पर आधारित है। फार्म टू फाइबर, टू फैक्ट्री, टू फैशन, टू फॉरेन। अन्य जो विकल्प हैं वो इस योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा वस्त्र उद्योगों के विकास से। यानी भारत सरकार के द्वारा अक्टूबर 2021 में अधिसूचित 7 पीएम मित्र पार्क का संबंध किससे है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है वस्त्र उद्योगों के विकास से। हमारा अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधान के अंतर्गत विधानसभा में गैर निर्वाचित सरकारी सदस्यों की संख्या थी। हमारे ऑप्शन है 40, 26, 28, 32। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है वो है दूसरा ऑप्शन 26। दोस्तों, भारत शासन अधिनियम, इसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत केंद्रीय विधानसभा की संरचना जो है वो इस प्रकार थी कि कुल सदस्य लगभग थे 145, उनमें से निर्वाचित सदस्य 104, मनोनीत गैर निर्वाचित सदस्य ये थे 41 और इन 41 में से सरकारी सदस्य थे 26 और गैर सरकारी सदस्य थे 15। तो इस प्रकार मनोनीत या गैर निर्वाचित सरकारी सदस्यों की कुल संख्या जो होती है वो होती है 26। तो हमारा प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधान के अंतर्गत विधानसभा में गैर निर्वाचित सरकारी सदस्यों की संख्या थी। तो इसका सही जवाब है दूसरा ऑप्शन 26। हमारा अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 की किस अनुसूची में 3 सूचियां थी जिनमें केंद्र तथा प्रांतों के मध्य शक्तियों के विभाजन का प्रावधान था? हमारे ऑप्शन है अनुसूची 5, अनुसूची 6, अनुसूची 7 और अनुसूची 8। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है वो है तीसरा ऑप्शन अनुसूची 7। 1935 के अधिनियम की 7वीं अनुसूची में शक्तियों के विभाजन के लिए 3 सूचियां दी गई थी, संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। वर्तमान भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची का आधार भी यही है। अन्य सूचियां जो है वो इस अधिनियम में कुल 10 अनुसूचियां थी। अनुसूची 5, 6 और 8 अन्य प्रशासनिक और चुनावी प्रावधानों से संबंधित थी। तो यहाँ हमसे पूछा है कि किस अनुसूची में 3 सूचियां थी जिसमें केंद्र तथा प्रांतों के मध्य शक्तियों के विभाजन का प्रावधान था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुसूची 7। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी ने हरिजन यात्रा कब आरंभ की थी? हमारे ऑप्शन है 8 मई 1933, 17 सितंबर 1934, 7 नवंबर 1933 और 15 जनवरी 1918। तो दोस्तों, गांधी जी ने 7 नवंबर 1933 को हरिजन यात्रा जो है वो प्रारंभ की थी। वृद्धा से इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। यह यात्रा जो है वो लगभग 9 महीने तक चली थी और इसका उद्देश्य छुआछूत को समाप्त करना था। तो हमारा प्रश्न है कि गांधी जी ने हरिजन यात्रा कब आरंभ की थी? तो 7 नवंबर 1933 को।
हमारा अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को सिखाने संबंधी सुझावों को कार्यान्वित करने वाली समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? हमारे ऑप्शन है जस्टिस J.S. वर्मा, डॉक्टर करण सिंह, J.M. लिंगदोहै और T.N. शेषन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो है पहला ऑप्शन जस्टिस J.S. वर्मा। जस्टिस J.S. वर्मा समिति, इस समिति का गठन जो है वो 1998 में किया गया था। कब किया गया था? 1998 में किया गया था, ताकि मौलिक कर्तव्यों को स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में सिखाने के तरीके सुझाए जा सकें। इस कमेटी का निर्माण इसलिए किया गया था ताकि स्कूल और शिक्षण संस्थाओं में मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया जा सके। समिति ने 1999 में अपनी रिपोर्ट दी थी। बात करें J.M. लिंगदोहै और T.N. शेषन, तो ये दोनों जो हैं वो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं, जो चुनाव सुधारों के लिए जाने जाते हैं। वहीं बात करें डॉक्टर करण सिंह की, तो एक प्रसिद्ध राजनेता और दार्शनिक हैं, लेकिन इस विशिष्ट समिति के अध्यक्ष नहीं थे। तो हमारा प्रश्न क्या है कि मौलिक कर्तव्य को सिखाने संबंधी सुझावों को कार्यान्वित करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जस्टिस J.S. वर्मा थे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा भारत के संविधान में 42वें संशोधन द्वारा अंतःस्थापित नहीं किया गया है? हमारे ऑप्शन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करे। दूसरा ऑप्शन है, राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। तीसरा ऑप्शन है, राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक निर्माण के प्रोत्साहन का प्रयास करेगा। और चौथा ऑप्शन है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो। हमें बताना है कि कौन सा भारत के संविधान में 42वें संशोधन द्वारा अंतःस्थापित यानी कि इंसर्टेड नहीं किया गया है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है वो है तीसरा ऑप्शन, राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक निर्माण के प्रोत्साहन का प्रयास करेगा। सरकारी समितियों से संबंधित यह प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 43B यानी 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया था, न कि 42वें संशोधन द्वारा। तो इसमें पूछा गया है कि भारत के संविधान में 42वें संशोधन द्वारा अंतःस्थापित नहीं किया गया। तो ये जो तीसरा ऑप्शन है ये किया गया था 97वें संविधान संशोधन द्वारा, न कि 42वें संशोधन द्वारा। तो सही जवाब हो गया तीसरा ऑप्शन। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा? ये जो है वो किस अनुच्छेद में बताया गया है? ऑप्शन है 59(1), 59(2), 59(3) और 59(4। तो दोस्तों इसका सही जवाब है वो है दूसरा ऑप्शन 59(2). अनुच्छेद 59(2) यह स्पष्ट रूप से कहता है कि राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। बात करें अगर अनुच्छेद 59(1) की, तो इसमें प्रावधान है कि राष्ट्रपति संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। 59(3) में कहा गया है कि राष्ट्रपति की उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार क्या हैं ये बताया गया है। और 59(4) यह कहता है कि राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते उनकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। लेकिन हमारा प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, ये जो है ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 59(2) के अंदर इसका जिक्र किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राजनीतिक दल शब्दावली का उल्लेख है? हमारे ऑप्शन है 74(1), 75(1), 75(1) कै और 75(1) खे। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो है चौथा ऑप्शन 75(1) खे। ये जो आर्टिकल है इसे 91वें संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था उसके द्वारा जोड़ा गया था। यह स्पष्ट रूप से कहता है कि किसी भी राजनीतिक दल का संसद के किसी भी सदन का सदस्य
जो 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता के लिए उत्तरदायी है वो मंत्री के रूप में नियुक्त होने के लिए भी अयोग्य होगा। हमारा प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राजनीतिक दल जो है इस शब्द का उल्लेख है, तो ये है 75(1) के अंदर इस अनुच्छेद में राजनीतिक दल शब्दावली का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया गया है। तो सही आंसर है वो है चौथा ऑप्शन 75(1) बात करें अगर अनुच्छेद 74(1) की, तो यह राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की बात करता है। वहीं बात करें अगर अनुच्छेद 75(1) की, तो यह प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है। बात करें अगर अनुच्छेद 75(1) की, तो यह 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया। इसमें मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करने के बारे में बताया गया है। हमारा प्रश्न पूछ रहा है राजनीतिक दल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो उसके लिए हो गया 75(1) है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित पूर्व प्रधानमंत्रियों पर विचार करें। पीवी नरसिम्हा राव, वीपी सिंह, इंद्र कुमार गुजराल, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी, एचडी देवगौड़ा। तो हमें जो है इस प्रश्न में इनका आरोही क्रम बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें अगर इन प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल की, तो वीपी सिंह, इनका जो कार्यकाल है वो 1989 से 1990 तक है। उसके बाद में आते हैं चंद्रशेखर, इनका कार्यकाल जो है वो 1990 और 1991 रहा है। उसके बाद में आते हैं पीवी नरसिम्हा राव, इनका कार्यकाल 1991 से 1996 तक रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी, इनका कार्यकाल 1996 और उसके बाद में 1998 और 2004 तक। एचडी देवगौड़ा, इनका कार्यकाल 1996 और 1997 तक रहा है। और इंद्र कुमार गुजराल, इनका 1997 और 1998 तक रहा है। तो हमारा सही क्रम है वो हो जाएगा BDAEFC, BDAEFC, यानी कि दूसरा ऑप्शन जो है वो हमारा सही क्रम है। हमारा अगला प्रश्न जो है उसमें एक तरफ राजनीतिक दलों के नाम हैं और दूसरी ओर उनकी स्थापना का वर्ष है। तो इनका जो है हमें सम्मिलित करना है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी यानी कि BSP की। तो इसकी स्थापना जो है वो कांशीराम जी ने की थी, वो 1984 में की थी। कब की थी? 1984 में की थी। फिर बात करते हैं द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी DMK। तो इसकी स्थापना CN अन्नादुरै ने 1949 में की थी। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी यानी CPIM कम्युनिस्ट पार्टी के विभाजन के बाद जो है इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। बात करें जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस JKNC की, तो शेख अब्दुल्ला ने इसकी स्थापना 1939 में की थी। पहले यह मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा BADC यानी कि तीसरा ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की की स्थापना किस वर्ष की गई? तो दोस्तों फिक्की जो है ये भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना व्यापारिक संगठन है। हमें पूछा गया है इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। हमारे पास ऑप्शन है 1925, 1926, 1927 और 1949। तो इसका सही जवाब है वो है तीसरा ऑप्शन 1927। फिक्की की स्थापना 1927 में महात्मा गांधी की सलाह पर GD बिड़ला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास द्वारा की गई थी। तो हमारा सही आंसर है 1927। हमारा अगला प्रश्न है वो है कि निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। एक तरफ राजनीतिक दल का नाम है और दूसरी तरफ संस्थापक का नाम है। सबसे पहले बात करें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, संस्थापक MN रॉय। तो दोस्तों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इसके संस्थापक MN रॉय नहीं थे।
एम एन रॉय जो है उन्होंने तो 1920 में ताशकंद और 1925 में कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई थी। लेकिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी यानी सीपीआईएम की स्थापना 1964 में हुई थी, जिसके प्रमुख नेताओं में ईएमएस नंबूदिरीपाद और ज्योति बसु शामिल थे। और ये ही हमारा जो युग्म है वो सुमेलित नहीं है। बात करें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार, पीएम संगमा और तारिक अनवर, ये सही हैं। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी, ये भी सही है। नेशनल पीपल्स पार्टी पूर्णो एजितोग संगमा, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एम.एन. रॉय। हमारा अगला प्रश्न है, यूएन शांति अभियान के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय यूएन शांति अभियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये कथन जो है वो बिल्कुल सही है। 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय यूएन शांति अभियान दिवस मनाया जाता है। फिर है यूएन चार्टर का अध्याय 6 विवादों के शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित है। तो दोस्तों ये कथन भी बिल्कुल सही है। हमारा तीसरा कथन है यूएन चार्टर के अध्याय 7 में शांति के उल्लंघन और आक्रामकता संबंधी कार्यों पर कार्यवाही संबंधित प्रावधान है। तीसरा कथन भी बिल्कुल सही है। और हमारा चौथा ऑप्शन है यूएन चार्टर में शांति अभियान का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। तो हमारा चौथा ऑप्शन जो है वो भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 2, 3 और 4, ये बिल्कुल सही है, यानी चौथा ऑप्शन हमारा सही जवाब है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सी वैश्वीकरण की विशेषता है? हमारे ऑप्शन है विप्रादेशीकरण, उपभोक्तावाद और एकरूपता। तो दोस्तों पहला जो है वो विप्रादेशीकरण, इसका अर्थ है सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियां अब भौगोलिक सीमाओं या विशेष क्षेत्रों तक सीमित नहीं रही हैं। इंटरनेट और संचार ने दूरियों को खत्म कर दिया है। तो ये शब्द जो है वो इस वैश्वीकरण की विशेषता को दर्शाता है। दूसरा शब्द है उपभोक्तावाद। वैश्वीकरण ने बाजारों को खोल दिया, जिससे दुनिया भर के उत्पाद हर जगह उपलब्ध हैं। इससे लोगों में अधिक वस्तुएं खरीदने और उपभोग करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। तो ये भी वैश्वीकरण की विशेषता को दर्शाता है। बात करें एकरूपता की, इसे अक्सर सांस्कृतिक एकरूपता भी कहा जाता है, जहां पूरी दुनिया में खान पान जैसे कि पिज्ज़ा, बर्गर, पहनावा और जीवन शैली एक जैसी होती जा रही है। अतः ये तीनों ही वैश्वीकरण के प्रमुख लक्षण हैं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 1, 2 और 3 सही हैं, यानी कि पहला ऑप्शन इसका सही जवाब है। हमारा अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में भारत के 2 साल के कार्यकाल 2021-22 का समग्र उद्देश्य नॉर्म्स NORMS की उपलब्धि है, जिसका अर्थ है ऑप्शन है न्यू ओरिएंटेशन एंड रिफॉर्मेशन इन मल्टी लेवल सिक्योरिटीज़। दूसरा ऑप्शन है न्यू ऑर्गेनाइजेशन फॉर रीअलाइनमेंट ऑफ मल्टी फैक्टोरियल सिक्योरिटीज़। और तीसरा ऑप्शन है न्यू ओरिएंटेशन फॉर ए रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरल सिस्टम। चौथा ऑप्शन है न्यू ऑर्गेनाइजेशन फॉर ए रिएक्शनरी मल्टीलैटरल सिस्टम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो है तीसरा ऑप्शन न्यू ओरिएंटेशन फॉर ए रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरल सिस्टम। भारत ने जब 2021-22 में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला तो अपना मुख्य विजन नॉर्म्स रखा था। इसका सीधा मतलब है कि वर्तमान बहुपक्षीय व्यवस्था जैसे संयुक्त राष्ट्र में सुधार की आवश्यकता है, ताकि वह आज की दुनिया की वास्तविकताओं को बेहतर ढंग से दर्शा सके। भारत का जोर इस बात पर था कि यूएनएससी में सुधार हो और भारत जैसे देशों को स्थायी सदस्यता मिले। तो इसका सही जवाब है वो है तीसरा ऑप्शन। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने सिंधु जल समझौता 1960 पर हस्ताक्षर किए?
हमारे ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अयूब खान, एस राधाकृष्णन, मोहम्मद अयूब खान, वी के कृष्णा मेनन, मोहम्मद अली, जवाहरलाल नेहरू, हुसैन शाहिद सुहरावर्दी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है वो है पहला ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू। 19 सितंबर 1960 को कराची, पाकिस्तान में भारत और पाकिस्तान के बीच नदियों के पानी के बंटवारे के लिए यह ऐतिहासिक समझौता हुआ था। भारत की ओर से तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की ओर से राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते में विश्व बैंक ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। तो हमारा जो सही आंसर है वो है जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अयूब खान। इन्होंने सिंधु जल समझौता 1960 पर हस्ताक्षर किए थे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अरावली पर्वत शिखरें हैं, इन शिखरों को ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। हमारे ऑप्शन है गुरु शिखर, अचलगढ़, कुंभलगढ़, शेर और दिलवाड़ा। तो दोस्तों हमें घटता क्रम बताना है। तो सबसे पहले बात करते हैं गुरु शिखर सिरोही। ये 722 मीटर इसकी ऊंचाई है, यानी सबसे ऊंची चोटी यही मानी जाती है। उसके बाद में आती है शेर सिरोही, ये है 1597 मीटर। उसके बाद दिलवाड़ा सिरोही 1442 मीटर। फिर अचलगढ़ सिरोही 1380 मीटर। फिर कुंभलगढ़ राजसमंद 1224 मीटर। तो ऊंचाई का घटता क्रम हो गया गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, यानी कि सही आंसर है वो है ADEBC, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा सही जवाब है ADEBC। ये अरावली पर्वत शिखर की ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम का सही क्रमबद्ध रूप है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में औसत वार्षिक वर्षा होती है। हमारे ऑप्शन है 40 सेमी से 70 सेमी के मध्य, 80 सेमी से 120 सेमी के मध्य, 70 सेमी से 80 सेमी के मध्य और 10 सेमी से 20 सेमी के मध्य। तो दोस्तों इसका सही जवाब है वो है दूसरा ऑप्शन 80 सेमी से 120 सेमी के मध्य। बात करें दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, यह राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश है। यहाँ वर्षा का औसत 80 से 120 सेंटीमीटर रहता है। झालावाड़ जिला इसी क्षेत्र में आता है, जो राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा कि राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में औसत वार्षिक वर्षा होती है तो 80 सेमी से 120 सेमी के मध्य। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की निम्नलिखित नदियों को उनकी सहायक नदियों से सुमेलित कीजिए। मुख्य नदी और सहायक नदियाँ, इनका आपस में सुमेलित करना है। बात करें चंबल की, तो चंबल की सहायक नदियाँ हैं सिवान और परवन। चंबल की सहायक नदियाँ हैं सिवान और परवन। उसके बाद में माही, तो माही की सहायक नदियाँ हैं अनास और चाप। फिर बात करते हैं साबरमती की। साबरमती की सहायक नदी है वाकल और हथमती। उसके बाद में बात करते हैं बनास की, तो बनास की सहायक नदी है खारी और बांडी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा BCDA, यानी एक में B, दूसरे में C, तीसरे में D और चौथे में A। BCDA इसका सही आंसर है, यानी कि पहला ऑप्शन इसका सही जवाब है। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार 90% से अधिक राजस्थान की कुल जनजातीय जनसंख्या में शामिल है। 90% से अधिक। ऑप्शन है मीणा तथा ग्रासिया, मीणा तथा भील, भील तथा सहरिया और मीणा तथा सहरिया। तो इसका सही जवाब है दूसरा ऑप्शन मीणा तथा भील। राजस्थान की कुल जनजातीय आबादी का लगभग 90% से अधिक हिस्सा जो है वो केवल इन दो समुदायों से बना है। मीणा राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है, उसके बाद भील जनजाति का स्थान आता है। बात करें ग्रासिया की, तो यह राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, जो मुख्य रूप से सिरोही और उदयपुर जिलों में रहती है। वहीं सहरिया
यह राजस्थान की एकमात्र जनजाति है जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह में शामिल किया है, लेकिन इनकी जनसंख्या जो है वो मेना और भील की तुलना में बहुत कम है। तो यहाँ हमसे पूछा है कि 90% से अधिक राजस्थान की कुल जनजातीय जनसंख्या में शामिल है, तो वो है मीणा तथा भील, यानी दूसरा ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, शुष्क सागवान वन के लिए सबसे उपयुक्त जिला है। हमारे ऑप्शन है भरतपुर, श्री गंगानगर, जालोर और बांसवाड़ा। तो दोस्तों इसका सही जवाब है वो है चौथा ऑप्शन बांसवाड़ा। राजस्थान में शुष्क सागवान वन मुख्य रूप से दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर इसके मुख्य केंद्र हैं। इन वनों के लिए 75 से 110 सेमी वर्षा की आवश्यकता होती है। भरतपुर की अगर बात करें तो यहाँ मुख्य रूप से धोकड़ा वन या कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। श्री गंगानगर, यह एक नहरी सिंचित क्षेत्र है, यहाँ प्राकृतिक रूप से सागवान वन नहीं होता है। जालोर जो है यह अर्ध शुष्क क्षेत्र है जहाँ कटीले वन और झाड़ियाँ मिलती हैं। तो हमारा प्रश्न है, शुष्क सागवान वन के लिए सबसे उपयुक्त जिला कौन सा है? तो सबसे उपयुक्त जिला है बांसवाड़ा, यानी कि चौथा ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य के पशुपालन विभाग द्वारा गोवंश प्रजनन हेतु गोपाल कार्यक्रम राज्य के 10 दक्षिणी पूर्वी जिलों में किस वर्ष में आरंभ हुआ? ऑप्शन है 1991-92, 1990-91, 1989-90, 1987 और 88। तो दोस्तों इसका सही जवाब है वो है दूसरा ऑप्शन 1990 और 91। राजस्थान सरकार के पशुपालन विभाग द्वारा गोवंश प्रजनन और विकास के लिए गोपाल कार्यक्रम की शुरुआत अक्टूबर 1990 में की गई थी। इसका उद्देश्य पशुपालकों को प्रशिक्षण देना और नस्ल सुधार करना था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन 1990 और 91। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में महिला साक्षरता दर थी। हमारी ऑप्शन है 70.73%, 79.61%, 72.52% और 67.91%। तो दोस्तों इसका सही जवाब है वो है पहला ऑप्शन 70.73%। हमारा अगला प्रश्न है, लोको तथा कैरिज वर्कशॉप अवस्थित है। ऑप्शन है भरतपुर, अलवर, कोटा और अजमेर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो है चौथा ऑप्शन अजमेर। यहाँ भारतीय रेलवे की बहुत पुरानी और बड़ी लोको तथा कैरिज वर्कशॉप स्थित थी, जिसकी स्थापना ब्रिटिश काल के अंदर 1879 में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान के अफीम उत्पादक जिले कौन से हैं? हमारे ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, झालावाड़, जयपुर, दौसा, धौलपुर, भरतपुर और अजमेर तथा नागौर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है वो है पहला ऑप्शन चित्तौड़गढ़, झालावाड़। राजस्थान में अफीम की खेती मुख्य रूप से दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में की जाती है, जहां काली मिट्टी और उपयुक्त जलवायु है। चित्तौड़गढ़ राज्य का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक जिला है। इसके बाद झालावाड़ और प्रतापगढ़ का स्थान आता है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ राजस्थान के अफीम उत्पादक जिले हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि ग्रामीण पर्यटन स्थलों को उनके संबंधित प्रदेशों से सुमेलित कीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं मेवाड़ की। तो मेवाड़ जो है उसको सुमेलित करना है हल्दी घाटी तथा मैनाल, हल्दी घाटी तथा मैनाल। वहीं हाड़ौती की अगर बात करें तो हाड़ौती के अंदर होगा रामेश्वर महादेव तथा सीताबाड़ी। उसके बाद में मारवाड़, ओशिया तथा किराड़ू मंदिर। उसके बाद में शेखावाटी, ताल छापर व जीण माता। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा ऑप्शन जो है CDBA। CDBA इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिहारों की 26 शाखाओं में से सबसे प्राचीन शाखा है। हमारे ऑप्शन है ग्वालियर, मंडोर, उज्जैन और कन्नौज। तो इसका सही जवाब है वो है दूसरा ऑप्शन मंडोर।
मुहणोत नैन्सी के अनुसार प्रतिहारों की 26 शाखाएं थी, जिनमें मंडोर के प्रतिहार जो हैं वो सबसे प्राचीन माने जाते हैं। यहाँ के प्रतिहार शासक हरीशचंद्र को इस वंश का आदिम पुरुष कहा जाता है। बात करें उज्जैन और कन्नौज की, तो ये प्रतिहारों की बाद की और अधिक शक्तिशाली शाखाएं थी। ग्वालियर जो है, यहाँ से प्रतिहारों का प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख मिला है, जो भोज प्रथम के समय का है। तो प्रतिहारों की 26 शाखाओं में सबसे प्राचीन शाखा है वो है मंडोर। हमारा अगला प्रश्न है, आहड़ के उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम 1953 में किसके नेतृत्व में हुआ था? हमारे ऑप्शन है अक्षय कीर्ति व्यास, रत्नचंद्र अग्रवाल, एच.डी. सांकलिया और वी.एन. मिश्र। तो इसका सही जवाब है वो है पहला ऑप्शन, अक्षय कीर्ति व्यास। आहड़ सभ्यता की खोज और प्रथम बार उत्खनन का श्रेय 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास को जाता है। बात करें रत्नचंद्र अग्रवाल की, तो इन्होंने 1956 में यहाँ विस्तृत उत्खनन करवाया था। एच.डी. सांकलिया जो हैं, इन्होंने 1961-62 में पुणे विश्वविद्यालय के सहयोग से यहाँ बड़े स्तर पर खुदाई करवाई थी। और वी.एन. मिश्र जो हैं, इनका संबंध मुख्य रूप से बागोर और तिलवाड़ा सभ्यताओं के उत्खनन से रहा है। तो हमारा प्रश्न है कि आहड़ के उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम 1953 में किसके नेतृत्व में हुआ? तो अक्षय कीर्ति व्यास के नेतृत्व में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, अजमेर की स्थापना के पूर्व चौहानों की राजधानी कौन सी थी? हमारे ऑप्शन है मंडोर, दिल्ली, सांभर और जालोर। तो इसका सही जवाब है वो है तीसरा ऑप्शन, सांभर। अजमेर की स्थापना 1113 में अजयराज चौहान ने की थी। उससे पहले चौहानों का मुख्य केंद्र सैपादलक्ष या सांबर था, जहां वासुदेव चौहान ने इस वंश की नींव रखी थी। मंडोर जो है यह प्रतिहारों की राजधानी थी। जालोर यह चौहानों की एक अलग शाखा की राजधानी थी, जिसकी स्थापना कीर्तिपाल ने की थी। और दिल्ली जो है इस पर चौहानों यानी विग्रहराज चतुर्थ ने बाद में अधिकार किया था। तो अजमेर की स्थापना के पूर्व चौहानों की राजधानी कौन सी थी? तो सांबर जो है वो इसका सही जवाब। हमारा अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के किस राजपूत वंश का अंत कर दिया था? हमारे ऑप्शन है गुहिल वंश, राठौड़ वंश, कछवाहा वंश और सोनगरा चौहान वंश। तो इसका सही जवाब है वो है चौथा ऑप्शन, सोनगरा चौहान वंश। 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया था। उस समय वहां के शासक कानरदेव सोनगरा थे। इस युद्ध के बाद जालोर में सोनगरा चौहानों के शासन का अंत हो गया। बात करें गुहिल वंश, तो यह मेवाड़ का शासक वंश था। राठौड़ वंश जो है इनका मुख्य शासन मारवाड़ और बीकानेर में था। और कछवाहा वंश इनका शासन आमेर क्षेत्र में था। तो हमारा प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के किस राजपूत वंश का अंत कर दिया था? तो इसका सही जवाब है सोनगरा चौहान वंश का। हमारा अगला प्रश्न है, अपनी सामाजिक विकास की प्रक्रिया में बालक समूह बनाता है, वह अवस्था है? हमारी ऑप्शन है किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था और शेषवावस्था। तो दोस्तों इसका सही जवाब है वो है तीसरा ऑप्शन, बाल्यावस्था। इस अवस्था को टोली की अवस्था भी कहा जाता है। बालक अपनी हम उम्र साथियों के साथ समूह बनाना, उनके साथ खेलना शुरू कर देते हैं। बात करें शेषवावस्था की, तो यह जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था है। इसमें बालक मुख्य रूप से परिवार पर निर्भर रहता है और अकेले खेलना ही पसंद करता है। किशोरावस्था जो है इसमें समूह के प्रति निष्ठा बहुत अधिक हो जाती है, लेकिन समूह बनाने की शुरुआत जो है वो बाल्यावस्था में ही हो जाती है। और प्रौढ़ावस्था जो है यह वयस्क होने की अवस्था है, जहाँ सामाजिक संबंध अधिक परिपक्व हो जाते हैं। तो हमारा प्रश्न है कि अपनी सामाजिक विकास की प्रक्रिया में बालक समूह बनाता है, वह अवस्था है। तो इसका सही जवाब है तीसरा ऑप्शन, बाल्यावस्था। हमारा अगला प्रश्न है, प्राणी के वांछित व्यवहारों के लिए पुनर्बलन महत्वपूर्ण है, यह निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? हमारे ऑप्शन है जीन पियाजे, बी.एफ. स्किनर, लॉरेंस कोहालबर्ग, ई.एच. एरिक्सन। तो दोस्तों इसका सही जवाब है वो है दूसरा ऑप्शन, बी.एफ. स्किनर। बी.एफ. स्किनर जो है इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यवहार के बाद पुनर्बलन यानी इनाम या दंड दिया जाए तो उस व्यवहार के दोहराने की संभावना बढ़ जाती है।
बात करें जीन पियाजे की तो इनका संबंध संज्ञानात्मक विकास से है। लॉरेंस कोहलबर्ग जो है इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। और E.H. एरिक्सन इन्होंने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया। तो हमारा प्रश्न है प्राणी के वांछित व्यवहारों के लिए पुनर्वलन महत्वपूर्ण है, यह कथन किसका है? तो यह कथन B.F. स्किनर का है। हमारा अगला प्रश्न है अधिगम धीरे धीरे होता है न कि अंतर्दृष्टि युक्त, यह निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? हमारी ऑप्शन है I.P. पावलोव, E.L. थॉर्नडाइक, J.B. वॉटसन और B.F. स्किनर। तो इसका सही उत्तर है वो है दूसरा ऑप्शन E.L. थॉर्नडाइक। इन्होंने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। इनके अनुसार सीखना जो है वो अचानक नहीं होता बल्कि बार बार प्रयास करने और गलतियों से धीरे धीरे होता है। बात करें I.P. पावलोव की तो इनका संबंध शास्त्रीय अनुबंधन से है। इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग करके दिखाया था। बात करें J.B. वॉटसन, इन्हें व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। और B.F. स्किनर जो है इनका जोर पुनर्वलन पर था। तो हमारा प्रश्न है कि अधिगम धीरे धीरे होता है न कि अंतर्दृष्टि युक्त, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का था? तो यह E.L. थॉर्नडाइक के विचार है। हमारा अगला प्रश्न है अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम के प्रवर्तक हैं। हमारी ऑप्शन है कोहलर, बंडूरा, वाइगोत्स्की और गेने। तो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1 कोहलर। कोहलर जो है इन्होंने सुल्तान नामक चिंपांजी पर प्रयोग किया था और बताया कि अधिगम प्रयास त्रुटि से नहीं बल्कि सूझ या अंतर्दृष्टि यानी कि अचानक आए विचार से होता है। इसे गेस्टाल्टवाद सिद्धांत भी कहते हैं। बंडूरा जो है इन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत अनुकरण दिया। वाइगोत्स्की इनका संबंध सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत से है। और गेने जो है इन्होंने अधिगम के सोपानकी का सिद्धांत दिया। हमारा प्रश्न है अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम के प्रवर्तक, तो कोहलर जो है इसका सही जवाब है। हमारा अगला प्रश्न है व्यक्तित्व का 16 व्यक्तित्व कारक सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। हमारे ऑप्शन है आलपोर्ट, फ्रायड, कैटल और एडलर। तो इसका सही जवाब है वो है तीसरा ऑप्शन कैटल। इन्होंने व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 मूलशील गुणों की पहचान की और 16 PF क्वेश्चनरीज विकसित की थी। तो हमारा प्रश्न है व्यक्तित्व का 16 व्यक्तित्व कारक सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। तो इसका सही जवाब है कैटल। हमारा अगला प्रश्न है जुंग के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार हैं। ऑप्शन है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, एंडोमॉर्फिक, एंटोमॉर्फिक, पिकनिक, एथलेटिक, कॉलरिक, फ्लेगमेटिक। तो इसका सही जवाब है वो है पहला ऑप्शन अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। कार्ल जुंग ने मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर बताया कि कुछ लोग अंतर्मुखी यानी कि एकांत प्रिय होते हैं और कुछ मिलनसार यानी बहिर्मुखी होते हैं। बाद में उभयमुखी प्रकार भी जोड़ा गया। तो जुंग के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। हमारा अगला प्रश्न है थीमेटिक एपरसेप्शन प्रशिक्षण TAT का उदाहरण है। हमारी ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ प्रशिक्षण, प्रक्षेपी प्रशिक्षण, मापनी, अप्रक्षेपी प्रशिक्षण। तो इसका सही जवाब है वो है दूसरा ऑप्शन प्रक्षेपी परीक्षण। इसमें व्यक्ति के सामने अस्पष्ट उद्दीपक रखे जाते हैं जिन पर वह अपने विचारों और भावनाओं को प्रक्षेपित करता है। TAT का निर्माण मारे और ऑर्गन ने किया था। बात करें वस्तुनिष्ठ परीक्षण, इसमें उत्तर निश्चित होते हैं जहां परीक्षक की पसंद का प्रभाव नहीं पड़ता। मापनी जो है यह किसी व्यक्ति के व्यवहार और गुणों को एक निश्चित पैमाने पर आंकने का तरीका है। और अप्रक्षेपी परीक्षण जो है इसमें सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं या व्यवहार या अवलोकन किया जाता है जैसे प्रश्नावली या साक्षात्कार। हमारा प्रश्न है थीमेटिक एपरसेप्शन प्रशिक्षण TAT का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब है दूसरा ऑप्शन प्रक्षेपी परीक्षण। हमारा अगला प्रश्न है E.L. थॉर्नडाइक ने बुद्धि के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया वह है द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत और एक कारक सिद्धांत। तो इसका सही जवाब है वो है दूसरा ऑप्शन बहुकारक सिद्धांत। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि कई स्वतंत्र कारकों से मिलकर बनी होती है। उन्होंने इसकी तुलना बालू के ढेर से की थी। बात करें द्विकारक सिद्धांत की तो यह स्पीयरमैन ने दिया था। समूह कारक सिद्धांत यह थ्रस्टन द्वारा दिया गया।
और एक कारक सिद्धांत यह बिने द्वारा दिया गया था। हमारा प्रश्न है कि E.L. थॉर्नडाइक ने बुद्धि के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया वह है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बहुकारक सिद्धांत। हमारा अगला प्रश्न है बुद्धि मापन के लिए बुद्धि लब्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया था। हमारे ऑप्शन है स्टर्न, गिलफोर्ड, वेशलर और स्पीयरमैन। तो इसका सही जवाब है वो है पहला ऑप्शन स्टर्न। इन्होंने 1912 में सबसे पहले बुद्धि शब्द का यानी कि IQ शब्द का विचार दिया था। बात करें गिलफोर्ड की तो इन्होंने बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत दिया था। वेशलर जो है इन्होंने वयस्कों के लिए बुद्धि परीक्षण विकसित किए थे। तो हमारा प्रश्न है बुद्धि मापन के लिए बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो स्टर्न ने बुद्धि लब्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। हमारा अगला प्रश्न है यदि एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष 6 माह तथा मानसिक आयु 18 वर्ष है तो टर्मन के अनुसार उसकी बुद्धिमत्ता का स्तर क्या होगा। तो हमारे ऑप्शन है प्रतिभाशाली, पिछड़ा, सीमा पर और औसत बुद्धि। तो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1 प्रतिभाशाली। हमारा अगला प्रश्न है यदि कोई बालक अपने निष्पादन में श्रेष्ठता को प्राप्त करना चाहता है तब उसमें कौन सा अभिप्रेरणात्मक बल कार्य करता है। हमारे ऑप्शन है उपलब्धि अभिप्रेरणा, शक्ति अभिप्रेरणा, परोपकारिता अभिप्रेरणा और संबंध बनाने की अभिप्रेरणा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 उपलब्धि अभिप्रेरणा। उपलब्धि अभिप्रेरणा यह वह बल है जो व्यक्ति को कठिन कार्यों को करने, सफलता पाने और श्रेष्ठता के मानक स्थापित करने के लिए प्रेरित करता है। इसका विचार डेविड मैकलीलैंड ने दिया था। बात करें शक्ति अभिप्रेरणा, दूसरों पर नियंत्रण पाने या प्रभाव डालने की इच्छा होती है। परोपकारिता अभिप्रेरणा जो है वो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करने की इच्छा होती है। और संबंध बनाने की अभिप्रेरणा लोगों के साथ जुड़ने और मित्रता करने की अभिप्रेरणा होती है। तो हमारा प्रश्न है ये यदि कोई बालक अपने निष्पादन में श्रेष्ठता को प्राप्त करना चाहता है तब उसमें कौन सा अभिप्रेरणात्मक बल कार्य करता है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 उपलब्धि अभिप्रेरणा। हमारा अगला प्रश्न है अभिप्रेरणा की प्रक्रिया का आरंभ होता है। हमारे ऑप्शन है अभिप्रेरकों से, उद्दीपनों से, आवश्यकताओं से और चालकों से। तो इसका सही जवाब है आवश्यकताओं से, यानी कि तीसरा ऑप्शन इसका सही जवाब है। जैसे भूख लगने पर भोजन की आवश्यकता, तो यह प्रक्रिया का पहला चरण है। यानी हमारा प्रश्न है अभिप्रेरणा की प्रक्रिया का आरंभ होता है, तो इसका सही जवाब है आवश्यकताओं से। हमारा अगला प्रश्न है कक्षा 8 के एक बालक को निम्न में से किस मुख्य विशेषता के आधार पर प्रतिभाशाली कहेंगे। हमारे ऑप्शन है विविध पाठ्य सहगामी क्रियाओं में सहभागिता, उच्च बुद्धि लब्धि, सामान्य से अधिक लंबाई चौड़ाई और सभी के साथ सहयोगात्मक व्यवहार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 उच्च बुद्धि लब्धि। मनोवैज्ञानिक रूप से प्रतिभाशाली बालक की पहचान का मुख्य पैमाना जो है वो उसका IQ ही होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन उच्च बुद्धि लब्धि। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्तिगत भिन्नता का आधार है। हमारे ऑप्शन है आर्थिक भिन्नता, जातिगत भिन्नता, धार्मिक भिन्नता और बौद्धिक भिन्नता। तो इसका सही जवाब है वो है चौथा ऑप्शन बौद्धिक भिन्नता। यानी बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व और अभिक्षमता है ये मनोवैज्ञानिक आधार कहलाते हैं। तो हमारा प्रश्न है कि कौन सा मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्तिगत भिन्नता का आधार है। तो इसका सही जवाब है वो है चौथा ऑप्शन बौद्धिक भिन्नता। हमारा अगला प्रश्न है किसी वस्तु, घटना पर ध्यान देने और उसे पसंद करने का गुण है। ऑप्शन है अभिरुचि, अभिवृत्ति, अभिक्षमता और सृजनात्मकता। तो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1 अभिरुचि। यह वह मानसिक प्रवृत्ति है जो हमें किसी वस्तु या कार्य की ओर आकर्षित करती है और हम उसे पसंद करने पर मजबूर हो जाते हैं। अभिवृत्ति जो है यह किसी के प्रति हमारा नजरिया होता है। अभिक्षमता यह किसी विशिष्ट कार्य को सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। और सृजनात्मकता नया और मौलिक सोचने या करने की क्षमता होती है। हमारा प्रश्न है किसी वस्तु, घटना पर ध्यान देने और उसे पसंद करने का गुण है, तो वह गुण है अभिरुचि। हमारा अगला प्रश्न है अभिक्षमता के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है।
हमारे ऑप्शन है यह भावात्मक पक्ष से संबंधित है, यह एक जन्मजात गुण है, यह एक विशिष्ट योग्यता है, यह भावी सफलताओं की ओर संकेत करती है। हमसे पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो जो पहला कथन है वो सही नहीं है, यह भावनात्मक पक्ष से संबंधित है। अभिक्षमता जो है वो मुख्य रूप से संज्ञानात्मक और क्रियात्मक क्षमता से जुड़ी होती है, न कि केवल भावनाओं या भावात्मक पक्ष से। तो हमारा सही जवाब है वो है पहला ऑप्शन, यह भावात्मक पक्ष से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। हमारा पहला कथन है शिक्षा मनोविज्ञान अधिगमकर्ता के व्यवहार के साथ कार्य करता है। दूसरा ऑप्शन है शिक्षा मनोविज्ञान बालक की वृद्धि एवं विकास का अध्ययन है। तीसरा ऑप्शन है शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के अधिगम अनुभवों की व्याख्या करता है। और चौथा ऑप्शन है शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक आयामों का अध्ययन है। तो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक आयामों का अध्ययन है। यह क्यों सही है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान जो है केवल व्यवहार या अनुभव तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली हर परिस्थिति में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को लागू करने का विज्ञान है। तो हमारे प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा ऑप्शन। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को दर्शाने वाला सर्वाधिक सही उत्तर कौन सा है। हमारे ऑप्शन है अनुपयुक्त अप्लाइड मनोविज्ञान, जंतु मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान और संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। तो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1, अनुपयुक्त अप्लाइड मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो मनोविज्ञान के शुद्ध सिद्धांतों को शिक्षा की समस्याओं को हल करने के लिए उपयोग करती है, इसलिए इसे अप्लाइड साइंस माना जाता है। तो हमारा सही जवाब हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला प्रश्न है, व्यवहार में परिवर्तन वृद्धि है। हमारे ऑप्शन है मात्रात्मक, गुणात्मक, संज्ञानात्मक और मनोगत्यात्मक। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, मात्रात्मक। वृद्धि का अर्थ है उन परिवर्तनों से है जिन्हें मापा जा सकता है, जैसे शरीर की लंबाई, वजन और आकार में बढ़ोतरी। तो हमारा प्रश्न है व्यवहार में परिवर्तन वृद्धि है, तो इसका सही जवाब है मात्रात्मक। हमारा अगला प्रश्न है, वृद्धि के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है। हमारे ऑप्शन है वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन है, वृद्धि के कारण कार्य क्षमता में परिवर्तन होता है, वृद्धि परिपक्वता के बाद रुक जाती है, सामान्यतः वृद्धि विकास में योगदान देती है पर हमेशा नहीं। हमें बताना है सही नहीं है। तो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, वृद्धि के कारण कार्य क्षमता में परिवर्तन होता है। यह गलत है, क्योंकि कार्य क्षमता में होने वाला परिवर्तन विकास कहलाता है, वृद्धि नहीं। वृद्धि जो है वो केवल शारीरिक ढांचे के बढ़ने को कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वृद्धि के कारण कार्य क्षमता में परिवर्तन होता है। यह तथ्य सही नहीं है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे जो 100 प्रश्न हैं वो पूरे हो चुके हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। और साथ ही हमारे चैनल CRB क्लासेस को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही जो आगे आने वाले पेपर सॉल्यूशंस हैं उसकी वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।